हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू रिसर्च ऑनलाइन गुरुकुल। इस वीडियो में हम जूनियर लेवल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं और इसके बाद पार्ट 3 होगा जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि हम किन्हीं 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं, फिर इसे किसी क्षण से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए। तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रख देने के पश्चात प्रेक्षण करने पर हमें पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों की तली से शीर्ष की ओर क्रम बताना है। एक बीकर है आपका, इसमें क्या है, हिलाने के बाद अलग अलग तरीके से परतें बन गई हैं। मिट्टी मिलाए थे तो आपको दिखेगा कि ये एक तरीके से अलग सी परत बनी है, ठीक है। ये परत अलग सी बनी है, फिर यहां भी परत अलग अलग सी बनी होगी। इस तरीके से कई सारी परतें बनी हैं, ठीक है। तो इसमें देखना है कि नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको अगर आप वैसे नॉर्मली अगर ध्यान दें तो कोई धूल इस तरीके से मिला दे होंगे तो जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे बैठ जाएगा, जो सबसे धूल होगी वो ऊपर का जो थोड़ा सा होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, तो सबसे नीचे जो होगा वो बजरी होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि वो सबसे भारी होता है तो सबसे पहले बैठ जाएगा, और जो ह्यूमस होता है वो सबसे हल्का होता है, वो सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर की तरफ होगा ह्यूमस। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस है। देखो, बगीचे की मिट्टी को बीकर में डालकर हिलाने पर एवं उसे कुछ देर पुनः स्थिर रखने पर तली पर बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस की परत प्राप्त होगी। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले बजरी, फिर आपका मिलेगा बालू, फिर मृतिका, ठीक है, फिर जल, फिर आपका ह्यूमस होगा। तो सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए, जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे बैठ जाएगा, जो सबसे हल्का होगा वो सबसे ऊपर जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस क्षेत्र में गेहूं और चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है? ठीक है, इस क्षेत्र की मृदा कैसी होनी चाहिए? एक क्षेत्र है जिसमें जो है गेहूं और चने के अनाज को उगाना है, तो ये जो है दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ये गेहूं और चने की अगर खेती कर रहे हो तो वहां जो है दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो दोमट मिट्टी गेहूं, बाजरा, जौ, दलहनी जैसे फसलों की पैदावार के लिए अच्छा होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, जो इसमें दोमट मिट्टी है। देखो, दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। बलुई नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर आपको लग रहा होगा कि ए में भी दोमट है तो इसमें बलुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, दोमट और मृणमय मिट्टी होनी चाहिए, जो आसानी से जड़ें उसके अंदर चली जाएं, आसानी से जमे तो जड़ें उसमें चली जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में
रखी रहती है तो इस पर हल्की परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ है। कॉपर की प्लेट अगर लंबे समय तक वायु में रखी रहेगी ऐसे खुले, तो उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। वो परत किस चीज का है? वो परत एक्चुअली है जो है कॉपर कार्बोनेट, ठीक, और कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत है जो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही है वो डी है। कॉपर के प्लेट को नम वायु में रखने पर यह वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, नमी तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हरे रंग का क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाता है, जिसे हम लोग एक साथ जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बोल रहे हैं, जो हरे कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? हरे कलर का होता है। तो ये आपका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है जो हरे रंग को दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, ईंधन के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। और एक कैलोरी किसको कहते हैं? 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतः दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा 1 कैलोरी कहलाती है, ठीक है। 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतया दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा ईंधन का कैलोरी मान कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उनका कायांतरण या वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या हो? आयोडीन हो। देखो, टैडपोल तभी बढ़ता है जब उस जल में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त हो, ठीक है। तो इस तरीके से टैडपोल के बढ़ने के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है, उस जल में आयोडीन का होना आवश्यक है। और टैडपोल क्या होते हैं? जो मेढक होते हैं, मेढक के बच्चों को टैडपोल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होता है? तो ये आप समझ लीजिए, एलपीजी जो हम यूज करते हैं जो घरों में, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, वो आपका उसका जो ऊष्मीय मान होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो एलपीजी का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस 46.11 मेगा जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना याद रखना है कि एलपीजी का सब ज्यादा होता है, उसके बाद पेट्रोल का, ठीक है, उसके बाद पेट्रोल का, तब लास्ट में जाके सीएनजी का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखिए, वायु कई गैसों का मिश्रण है। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन कितनी है? नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली 78%, ठीक है। ये क्या है? ये है नाइट्रोजन, ठीक। फिर ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन अराउंड 21% है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलके कितना हो गया? 9 और 9, 99% यही हो गया, ठीक है। रेस्ट जो गैसें 1% बच रही हैं, वो 1% क्या है? इसके अलावा गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प। ये सारी कितनी है? 1% के आसपास हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अन्य गैसें
तो इसमें कह रहा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता कितनी है? तो वो कितनी है? 1% के आसपास है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम छोड़ दें तो 1% जो बच रही हैं वो सारी अदर गैसेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78% और ऑक्सीजन कितना है? 21%। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का स्राव करती है? तो ये ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, एक मिनट, अग्नाशय, इसमें देख लेते हैं। अग्नाशय शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है और यह एक जंतु हार्मोन्स है। तो जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कहाँ से स्राव होते हैं? वो स्राव होते हैं अग्नाशय से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अग्नाशय जो है शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? वो होता है अग्नाशय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। इसमें देखिए, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने वाले ढंग से अन्य से भिन्न है। देखिए ध्यान से, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। ध्यान दीजिए, ये सारे बल ए, सी और डी, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, ये नेचर में अवेलेबल होते हैं। ये जो है अलग सा बल है, ये दो वस्तुओं के बीच घर्षण की वजह से होता है। तो भिन्न कौन सा है? भिन्न ये है, घर्षण बल जो है वो अलग है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति को निम्न में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो ये बीमारी किसकी वजह से होती है? ये थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथ की वजह से ये बीमारी होती है। कोई व्यक्ति यदि गायटर नामक व्याधि से ग्रसित है तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के निचले हिस्से में होती है। छोटी सी यह ग्रंथि शरीर के हार्मोन्स का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो अगर गायटर नामक अगर किसी को बीमारी है तो वो बीमारी किस ग्रंथ की वजह से होती है? वो थायराइड ग्रंथ की वजह से होती है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देख लिए और इसका पार्ट जो है हमारा पार्ट 2 आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।